हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनमाई फार्मेसी। माय नेम इज़ यश। आज का हमारा टॉपिक है ग्लास, जो कि पैकेजिंग मटेरियल का पार्ट होने वाला है। मैंने पहले भी बताया है कि कौन-कौन से पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल्स एंड फाइब्रस मटेरियल्स। याद रखना है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्लास की बात करें, तो ग्लास क्या होता है, जो कि एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? ग्लास के पास और प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, जो केमिकल से बचाता है, एनवायरमेंटल एक्शन से बचाता है, डिग्रेडेशन से बचाता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को। तो इसका फीचर्स यही है कि ये अच्छे से स्ट्रेंथ भी है इसकी अच्छी है, प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को ग्लास को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ग्लास के पास एक यूनिक फीचर भी है, जो कि हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मतलब कि वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं कॉज़ करेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे शॉर्ट में भी पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में भी, कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस? एक्सप्लेन करिए। तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस में सीधा-सीधा आप लोग को लिखना क्या है कि ये अगर वाटर सॉल्युबल मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है हमारा ग्लास, ठीक है? तो वो इसका नेचर ऐसा होता है कि वो केमिकल रिएक्शन उसके साथ नहीं कॉज़ करता है, ठीक है? तो ग्लास के पास ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस की, ठीक है? फिर कह रहा है हैव गुड प्रोटेक्टिव एक्शन। गुड प्रोटेक्टिव एक्शन कैसे प्रोवाइड करे? पहले ही बता दिया कि केमिकल रिएक्शन कॉज़ नहीं करेगा, तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर लेगा, ठीक है? फिर हैव एलिगेंस नेचर। एलिगेंस नेचर का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव नेचर। ग्लास के पास हम लोग देखते हैं कि ग्लास के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं देख के ही। इसके एलिगेंस नेचर ही होता है उसका ग्लास का, तो वो जल्दी से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसको एलिगेंस नेचर का रखता है, ठीक है? फिर बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में बात करें तो फ्रेजाइल नेचर होता है सबसे पहला। फ्रेजाइल ईज़िली ब्रेक हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको वो करना पड़ता है, हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम भी होती है हम लोग को, कि अगर कहीं इम्पोर्ट करना है ग्लास के मटेरियल्स को, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो ग्लास में आते हैं, जैसे एम्प्यूल्स हो गए, वायर्स आ गए, तो बहुत सारे हम लोग को वो करने पड़ते हैं कि ब्रेक ना हो, ठीक है? तो बहुत सारा हम लोग वो करते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन लेते हैं इसके। जैसे कार्डबोर्ड आते हैं, कार्डबोर्ड की साइड-साइड में जैसे एम्पूल्स भी रखना रहता है, तो ऐसे ये नहीं कि बल्क में एम्पूल लेके कार्डबोर्ड में भर दिया। वो आपस में एजिटेट होके ब्रेक हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से ध्यान ये रखते हैं कि हम लोग उसको ऐसे स्टोर करें ताकि वो आपस में रगड़ ना खाए। रगड़ नहीं खाएगा तो ब्रेक भी नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है? फिर बात करें डिसएडवांटेज की, हैवी होता है। हैवी तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ग्लास जो होता है हैवी होता है, तो इम्पोर्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है? फिर आता है डिफ़िकल्ट इन इम्पोर्ट। बता दिया कि इम्पोर्ट करने में दिक्कत होगा, इन सब चीज़ों की वजह से इम्पोर्ट करने में दिक्कत आती है। फिर लीचिंग प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग का मतलब कि ग्लास जो है, मैं बताऊँगा बाद में, कि इसके अल्कली मटेरियल से बना होता है ग्लास हमारा, ठीक है? सिलिका यूज़ होता है, बोरिक ऑक्साइड यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब जो क्या करते हैं ना, मतलब वाटर के कॉन्टैक्ट में आके वो अपना जो सरफेस अल्कलाई होता है, अल्कलाई मटेरियल से बना होता है। जैसे मैंने बताया कि अ, एल्क वो एल्यूमीनियम ऑक्साइड होता है, बोरिक ऑक्साइड होता है, तो ये सब सरफेस जो मटेरियल्स होते हैं ग्लास के, उससे लीच आउट कर देता है वाटर, मतलब जो भी एक्वस प्रिपरेशंस होते हैं, उसमें चला जाता है उसका अल्कली मटेरियल, ठीक है? मान लीजिए डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मान लो कंटेनर, ठीक है? वो येलो कलर का रहता है। अगर उसको लिक्विड में डिप करते हैं तो उसका येलो कलर वो वाटर में आने लगता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, लीच आउट कर रहा है, मतलब अपने मटेरियल को छोड़ रहा है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं लीचिंग। मतलब अपने सरफेस से जो अल्कलाई मटेरियल उसके कंपोज़िशन में है ग्लास के हमारे, ठीक है? तो वो लीच आउट कर देगा हमारे वाटर सॉल्युबल मटेरियल के। नहीं समझ में आया? डायग्राम से देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है? डायग्राम से देखिए बच्चों, मान लो ये ग्लास का कंटेनर है, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि ग्लास के कंपोज़िशन में क्या होता है, सिलिका होता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, फिर आते हैं आपके ये क्या कहते हैं, बोरिक ऑक्साइड। तो ये जितने भी अल्कली मटेरियल हैं जो कि ग्लास के कंपोज़िशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ग्लास के कंपोज़िशन, मान लो ये ग्लास है, इसको मैंने किसी वाटर के कंटेनर में इसको डिप कर दिया, ठीक है? तो डिप करने के दौरान क्या हुआ कि इसका जो अल्कली मटेरियल था, जिससे ये मान लीजिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड ये वाटर में आ गया, ठीक है? लीच आउट कर दिया, मतलब इसके सरफेस से रिमूव होके वाटर में चला आया, ठीक है? सिलिका मान लीजिए यूज़ हुआ है, तो सिलिका वाटर में आ गया। तो इसकी जब टेस्टिंग करेंगे, तो अगर वाटर में हम लोग को अल्कली मटेरियल मिला, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास जो है लीच कर रहा है, मतलब लीचिंग हो रही है इसमें, ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए केमिकल रेजिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इसको केमिकल नेचर को चेंज करने के लिए, ठीक है? तो यही मेन चीज़ है कि लीचिंग इसमें होती है, इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर बात करें इसकी कंपोज़िशन की, कि कंपोज़िशन में तो क्या-क्या कंपोज़िशन यूज़ होता है ग्लास में, ठीक है? ग्लास में यूज़ होता है सिलिका, बोरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, फिर आते हैं कलेट। कलेट जो होता है वो ब्रोकन मिक्सचर होता है, मतलब ग्लास का बहुत सारे ब्रोक कर देते हैं, फिर उसको मिक्सचर में ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक?
फिर सिलिका यूज़ क्यों होता है? क्योंकि प्रोवाइड करता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए ऐसे ग्लास को रख के थोड़ा-सा भी टेम्परेचर दिए उसको, वो मेल्ट हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। इसीलिए सिलिका यूज़ करते हैं, जो कि प्रो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है? तो टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा तब जाके वो ग्लास मेल्ट होगा। तो ये फीचर हो जाएगा इसका, ठीक है? सिलिका का। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है? प्रोवाइड हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो मिक्सचर में हमारे मिला रहता है ग्लास के कंपोजिशन में, वो क्या करता है कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देगा। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि केमिकल नेचर जो भी होता है ग्लास का, तो कि केमिकली रिएक्ट नहीं होने देगा। यही हेल्प करता है हमारे इसको प्रोटेक्शन में कि केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक? फिर बात करते हैं केमिकल रेजिस्टेंस, जो कि बता दिया कि केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसी की वजह से, एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से ही, ठीक? फिर बात करते हैं बच्चों ग्लास के एग्जाम्पल की। पहले भी बताया है मैंने कि ग्लास का एग्जाम्पल क्या होता है, एम्प्यूल्स होते हैं, वाइल्स आते हैं। एम्प्यूल्स की देखे होंगे आप लोग कि एम्प्यूल्स में कोई ढक्कन वगैरह नहीं होता है, ऊपर से पूरा ग्लास मटेरियल होता है, आगे से एकदम टेपरिंग एक्शन होता है, मतलब टेपरिंग इन द सेंस आगे से एकदम पतला, जिसको ऐसे मारते हैं तुरंत टूट जाता है, फिर उसको इंजेक्शन में फिल करके हम लोग इंसर्ट करा देते हैं। तो एम्प्यूल्स देखो ऐसा होता है एम्प्यूल्स, ऐसा, ठीक है? ये इसका टेपरिंग एक्शन ये होता है, ये टेपर होता है आगे, आगे जाके टेपर होता है, यही जाके ब्रेक होता है, ठीक है? इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये एम्प्यूल्स एम्प्यूल्स क्या होते हैं? वो सिंगल प्रिपरेशन, सिंगल डोज़ प्रिपरेशन कहते हैं इसको। मतलब ऐसा नहीं है इसको एक बार तोड़ दिया, इसको 2 बार 3 बार डोज़ दे के मतलब इसको लगा दिए, फिर दूसरे को लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे वैक्सीन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, वायल्स में आते हैं एमएल में थोड़े-थोड़े जितना एमएल इंसर्ट करना रहता है, 5 एमएल, 3 एमएल जो भी 2 एमएल इंसर्ट करना रहता है, तो वो वॉइस में भरा रहता है, 3 एमएल निकालो, 3 एमएल इंसर्ट कर दिया बॉडी में, ठीक है? तो वॉइस जो होते हैं वो मल्टीपल डोज़ भी आते हैं और सिंगल डोज़ भी आते हैं। तो बाकी जो एम्प्यूल्स होता है वो सिंगल डोज़ है, तोड़ा, इंसर्ट किया सिरिंज में और लगा दिया। तो एम्प्यूल्स आपके सिंगल डोज़ प्रिपरेशन होंगे, वॉइस जो होंगे मल्टीपल डोज़ प्रिपरेशन होंगे। दोनों जो है वो ग्लास के मतलब ग्लास के पैकेजिंग मटेरियल में बना होता है, तो आपको भी पता है, ठीक है? ग्लास के बने रहते हैं। फिर बात करें ब्लूमिंग और वेदरिंग। ब्लूमिंग क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है व्हाट इज़ ब्लूमिंग? ऐसे शॉर्ट में ही पूछ देगा व्हाट इज़ ब्लूमिंग। तो ब्लूमिंग क्या होता है? ग्लास इज़ केप्ट अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर इन अ लिक्विड अंडर हाई प्रेशर, द अल्कली साल्ट रिजल्ट आउट। मतलब क्या करता है कि ब्लूमिंग में क्या होता है ना, ग्लास को हम लोग केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो चेक करते हैं। चेक करने की पर्पस यही होता है कि हम लोग को उसको ठीक कर रहा है कि वो लीच आउट ना करे। तो ब्लूमिंग का मतलब यही होता है कि मान लो ग्लास लिए हम लोग, ठीक है? ग्लास को एक कंटेनर में डिप कर दिए, ठीक है? ग्लास के कंटेनर को एक डिप कर दिए एक बीकर में, जिसमें बहुत सारा मतलब वाटर लिक्विड भरा हुआ रहता है। फिर उसको टेम्परेचर देंगे नीचे से। नीचे से टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि टेम्परेचर देंगे और उसको प्रेशराइज़ कंडीशन में रखेंगे। प्रेशराइज़ कंडीशन में रखने का मतलब यही है कि अगर जो ग्लास का मटेरियल है, ठीक है? उसके सरफेस अल्कलाई है, जो भी मल्क अल्कलाइन मटेरियल है जिससे बना हुआ है हमारा, कंपोज़िशन बताया जो अल्कली, ये सब अल्कली मटेरियल है, ठीक है? तो अल्कली मटेरियल से जो बना हुआ रहता है, उसके अगर बीकर के कंटेनर में आ गया, ठीक है? मतलब लिक्विड के कंटेनर में आ गया, ठीक है? लास्ट में लिक्विड के कंटेनर में अगर आया तो उसी को कहेंगे ब्लूमिंग, ठीक है? तो ब्लूमिंग क्या होगा कि अगर सरफेस अल्कलाई जो होता है वो वाटरी कंडीशन में जो बीकर में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें आया तो ये हो गया ब्लूमिंग, ठीक है? और ब्लूमिंग का पर्पस ये होता है, उसको हम लोग वाटरी लिक्विड जो होता है अगर वो स्पॉट फॉर्म कर देता है, जैसे ग्लास मटेरियल है, जैसे ये है, ठीक है? मैंने बताया ना कि ग्लास तो हम लोग फिल करेंगे, ठीक है? इसमें वाटरी लिक्विड है, वाटरी लिक्विड जिसका नीचे से टेम्परेचर देंगे तो। ठीक है? नीचे से टेम्परेचर देंगे। नीचे से टेम्परेचर दिए, ये हीट हुआ, हीट होने की वजह से क्या हो गया, मान लो इसके जो अल्कली मटेरियल जो ग्लास बना हुआ रहता है, ठीक है? तो अगर ये लीच आउट हुआ इसमें वाटर में लीच आउट हुआ, इसी को कहेंगे ब्लूमिंग, ठीक है? उसी को कहते हैं वेदरिंग, ठीक है? जैसा कि बता रहा था बच्चों कि इसमें क्या होता है कि बर्नर है, मान लो ये बर्नर है, बर्नर क्या कहते हैं, अब उधर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये सब टेस्टिंग हो रही है, ये बड़े उसमें होंगी, तो ऑफिशियल जो भी हीटिंग मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है? हीटिंग मटेरियल जो भी यूज़ होंगे, ठीक है? मान लो बर्नर है, अगर इससे बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो ये जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी हीट होगा,
ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। कंटेनर को उसमें डाले हम लोग वाटर के बीकर में, तो कंटेनर को डाला मैंने, तो कंटेनर को डालने पे क्या हुआ कि ये हीट होगा, ये मटेरियल मटेरियल हीट होने की वजह से कि ये जो ग्लास का एल्कली मटेरियल है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्लास के कंपोजिशन में एल्कली यूज़ होता है, ठीक है। तो एल्कली क्या होगा, वो वाटर में धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया लीचिंग। फिर ये क्या हो गया, अगर स्पॉट फॉर्म कर देगा, ऐसे-ऐसे धब्बे, ठीक है। तो धब्बा अगर फॉर्म हो गया, तो कंटेनर का धब्बा फॉर्म हो तो उसको कहेंगे ब्लूमिंग। तो यही जो धब्बा, ये जो स्पॉट फॉर्म होते हैं, ठीक है? मटेरियल्स के स्पॉट, अल्कली के स्पॉट जो फॉर्म होते हैं, इसी को हम लोग को रिमूव करना है। तो ये इसको रिमूव करेंगे, हम लोग वॉश कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो कंटेनर हुआ, इसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग करने के बाद वॉश होता है। वॉश करने के बाद हम लोग ड्रग को फिल करते हैं कंटेनर में, ठीक है? तो यही होता है कि अगर वॉश कर देंगे तो ये जो स्पॉट्स फॉर्म हुए हैं, ये स्पॉट्स रिमूव हो जाएँगे, ठीक है? तो स्पॉट्स अगर रिमूव हो जाएँगे तो हम लोग का ग्लास, हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा, नेचर इसका लीच आउट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन कॉल नहीं करेगा। तो यही होता है बच्चों ब्लूमिंग, ठीक है? एक बार कुछ भी मत मत करना बच्चों, ये जितना नोट्स मैंने दिया है, ठीक है? ये जितना नोट्स दिया है, एक बार आप तो कॉपी में लिख लो अपने, ये पूरा सफिशिएंट है बच्चों, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर आपको ग्लास की पूछा है कि प्रॉपर्टी बताओ, ये इतना लिख दोगे ना बच्चों, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो ये जितना बताया वो सब इम्पोर्टेंट है। फिर बताता हूँ इसके टाइप्स की, कौन से टाइप्स होते हैं ग्लास के हमारे, टाइप 1, टाइप 2 उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? लेकिन ये ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ये एक ये और एक ये दोनों नोट डाउन ज़रूर कर देना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है इसके एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम के एमसीक्यू के लिए, और ये तो आपके शॉर्ट में पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ ब्लूमिंग, व्हाट इज़ वेदरिंग, इसके 2 नाम है, ब्लूमिंग और वेदरिंग। तो ये पूछता है, वेदरिंग से पूछ देगा या तो ब्लूमिंग से पूछ लेगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या होता है वेदरिंग, मैंने तो ब्लूमिंग पढ़ा था, वेदरिंग क्या होता है? तो ये भी याद कर लेना वेदरिंग, ठीक है? तो बच्चों बात करते हैं ग्लास के टाइप्स की, कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं ग्लास। तो मैंने पहले बताया कि 4 टाइप्स के ग्लास होते हैं। पहला बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरा रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, चौथा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है? तो बात करते हैं टाइप 1 की, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि न्यूट्रल नेचर का होता है। ये एग्ज़िट एग्ज़ाम में आ चुका है कि एमसीक्यू में पूछा था कि कौन-सा ग्लास न्यूट्रल नेचर का होता है, तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। फिर बात करते हैं इसके कंपोज़िशन की, 80% सिलिका होता है इसमें और 10% बोरिक एसिड, और भी ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि कंपोज़िशन में कौन-कौन से अल्कली मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं हाई हाई गुड हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, मतलब हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस इसकी सबसे अच्छी होती है, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन कॉज़ नहीं करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही माना जाता है टाइप 1 ग्लास जो होता है। फिर एक बात करते हैं यूज़ फॉर बोथ पैरेंटल एंड नॉन पैरेंटल प्रिपरेशंस। पैरेंटल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं और नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन जो होते हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है। जो हाइली एसिडिक मटेरियल्स होते हैं और हाइली बेसिक मटेरियल्स होता है, दोनों में यूज़ होता है, ठीक है बच्चों? ये टाइप 1 ग्लास। फिर बात करते हैं, ये बता दिया पॉइंट मैंने, हाइली एसिडिक एंड बेसिक मटेरियल यूज़्ड होते हैं। फिर बात करते हैं हैज़ 6% बोरॉन प्रिवेंट लीचिंग। जो इसमें बोरिक एसिड और जो बोरॉन प्रेज़ेंट होता है, उसी की वजह से केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कॉज़ नहीं करता है, लीचिंग से प्रिवेंट करता है। पहले में बताया लीचिंग क्या होता है कि अगर ग्लास की कंपोज़िशन में से जो सरफेस अल्कलाइन मटेरियल्स रहता है, अल्कली मटेरियल्स जो होते हैं ग्लास में, ठीक है? अगर वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? आपके प्रोडक्ट को डिग्रेडेट कर रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शन कॉज़ कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट में आ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपके लीचिंग कॉज़ करेगा। फिर बात करते हैं टाइप 2 ग्लास की, जो कि है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है? सब चीज़ वही है बच्चों, लेकिन मेन बताने का मकसद ये है कि क्या-क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि इसमें हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसमें कम से होता है, ठीक है? ये मेन है। और पूछा जाएगा कि ब्लूमिंग किसमें एक्शन और शो होता है, या फिर पूछा जाता है कि टाइप 3 ग्लास से कौन-सा ग्लास प्रिपेयर होता है, तो टाइप 2 ग्लास जो होता है वो टाइप 3 से ऑब्टेन होता है। इसमें सल्फर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? सल्फर का ट्रीटमेंट इसलिए होता है कि केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉज़ ना करे, इसलिए इसमें सल्फर का ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ठीक है?
फिर यही मेन पर्पस है बताने का कि इसमें सब ये ऐसे नॉर्मल एमसीक्यू में पूछेगा कि विच कंपाउंड या फिर विच आयंस यूज्ड इन द टाइप टू ग्लास, तो आपको बताना पड़ेगा कि सल्फर का यूज़ होता है, ठीक है। क्यों यूज़ होता है? कि केमिकल रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये भी जो होता है पैरेंटल और नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये थोड़ा कम, ठीक है। कंपैरिजन यही है। फिर बात करते हैं इट हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। लोअर मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है टाइप 2 ग्लास का, तो ये ईज़िली मोल्ड होता है। ये थोड़ा रिजिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसको इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो आपको ये कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। कम ही टेम्परेचर पे ये मोल्ड जैसे होता है ना कि ग्लास जो है पिघल जाता है, कि ये जल्दी पिघल जाएगा। लोअर मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है। फिर ब्लूमिंग, अगर मैंने बताया कि इसी में ब्लूमिंग होती है, ठीक है। लीचिंग भी इसी में होती है, डीअल्कलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो भी इसमें होता है, ठीक है। टाइप 2 ग्लास को हम लोग को इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही पोटेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन कॉज़ नहीं करना है। तो इसको चेक करना हम लोग को ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ब्लूमिंग डीअल्कालाइजेशन प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप 3 ग्लास की, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ठीक। जिसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रेगुलर पर्पस के यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एक्वस प्रिपरेशन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉन एक्वस प्रिपरेशन जितने भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग टाइप 3 ग्लास का यूज़ करते हैं। फिर बात का एक और क्या इंपॉर्टेंट है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले भी बताया मैंने कंपोजिशन में क्यों यूज़ होता था, कि केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि नॉट यूज फॉर डीप फ्रीजिंग प्रिपरेशन, मतलब इसको हम लोग फ्रीज करके नहीं स्टोर कर सकते। ये पैकेजिंग मटेरियल ऐसा है कि नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए है, तो नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए अगर हम लोग इसको फ्रीज करेंगे तब भी तो वाटर आएगा इसके अंदर, तो फिर से वही होगा कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका मटेरियल ही डिग्रेडेट होने लगेगा। तो यही मकसद है बताने का कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट यही कर रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ वो हाईलाइटेड पॉइंट है। एक ये नॉट यूज फॉर डीप फ्रीजिंग प्रिपरेशन एमसीक्यू के लिए, और ये वाला कि ब्लूमिंग जो होता है वो टाइप 2 में होता है, डीअल्कलाइजेशन जो होता है वो टाइप 2 में होता है, सल्फर का ट्रीटमेंट भी टाइप 2 में होता है। ये सब 3 एमसीक्यू ऐसे तैयार, ठीक। एक एमसीक्यू यहाँ से कि न्यूट्रल लास नेचर का होता है, फिर एक एमसीक्यू यहाँ से कि बोरिक एसिड होता है इसमें, जो कि हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। 5-6 एमसीक्यू तो ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं टाइप 4 ग्लास की, इसमें नहीं है, वो थोड़ा-सा स्पेस कम पड़ गया था, अभी क लिख दूँगा इसका भी। लेकिन टाइप 4 ग्लास की बात करें, तो वो जो होता है, वो भी नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम लोग पैरेंटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेंटल प्रिपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन एक्वस नेचर का होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप 4 की, टाइप 4 कौन-सा होता है? पहले भी बताया कि जो उसको कहते हैं क्या, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। इसको कहते हैं रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, उसको कहते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। जिसमें क्या होता है कि हम लोग केवल नॉन पेरेंटल प्रिपरेशन यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, उसकी पुअर हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होती है, तो उसको ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। ये मेन मकसद ये था, ये जितना भी है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी आपको काम कर देगा, और फिर ये एमसीक्यू का तो वो अलग से बता देंगे कि क्या-क्या एमसीक्यू है, लेकिन ये जो पॉइंट बताया वो सब नोट डाउन कर लेना एमसीक्यू के लिए बच्चों। तो लास्ट बच्चों टाइप 4 मैंने बताया है कि जैसे ये नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। फिर बात करें कि सरफेस इरोज़न ये कॉज़ करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरफेस इरोज़न इन द सेंस कि अल्कली मटेरियल को वो बहुत ज़्यादा लीच आउट करेगा, अपने मतलब अपने कंपोजिशन को बाहर निकालेगा और मटेरियल्स के अंदर छोड़ देगा, तो वो डिग्रेडेशन कॉज़ करेगा हमारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसको, ठीक है। क्यों ये सब सरफेस इरोज़न को कॉज़ कर रहा है, इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। जिसका केमिकल नेचर जो होता है वो बेकार होता है, डिग्रेडेशन कॉज़ कर देगा हमारे प्रोडक्ट को, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं। फिर बात करें प्रोसेस ऑफ ग्लास मेकिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लो। ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग ए ग्लास एंड कास्टिंग, ये ग्लास ऐसे मैन्युफैक्चर होता है। इसका वीडियो एक छोटा-सा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप खुद भी देख सकते हो। आप सर्च करोगे प्रोसेस ऑफ ग्लास मेकिंग, तो ईज़िली ये समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ क्या होता है। ब्लोइंग का मतलब क्या होता है कि ग्लास को ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो वो थोड़ा-सा एकदम आपस में ऐसे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है? एकदम अजीब सा शेप ले लेगा। तो उसको एक रॉड होता है लंबा-सा, जिसके हम लोग मुँह से ऐसे करके
एयर पास करते हैं तो वो ब्लो करता है, मतलब फूलता है, ठीक है? शेप लेता है थोड़ा-थोड़ा, ब्लोइंग करता है। फिर ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग मतलब उसको टेक्सचर प्रोवाइड करना। तो आप लोग उसको एक शीट होती है, ठीक है? टेबल टॉप, जिसके मदद से ऐसे-ऐसे हम लोग घुमाएँगे, तो जो घुमाने की वजह से वो शेप फॉर्म करेगा, या तो सर्कुलर या ओवल, जो भी शेप हम लोग को देना हो, वो हम लोग ड्राइंग की मदद से ड्राइंग प्रोसेस में देते हैं, ठीक है? करते हैं। फिर बात करें प्रेशराइज़ ग्लास, ग्लास को प्रेशराइज़ किया जाता है, मोल्ड, मोल्ड मतलब साँचा। साँचा जिस तरह का होगा उस तरीके का हम लोग का ग्लास जो है आकार ले लेगा, ठीक है? तो इसमें जो है मोल्ड में हम लोग फ़िल करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है? फिर कास्टिंग, कास्टिंग में क्या होती है, मोल्ड में हम लोग प्रेशराइज़ कर दिए, फिर उसको एकदम शेप में, मतलब प्रॉपर मोल्ड में वो फिट हो जाए, तो वो उसमें कास्टिंग में आता है, ठीक है? फाइनल बेच जो देना रहता है वो कास्टिंग में होता है, ठीक है? ये है आपकी ग्लास की प्रोसेस। याद रख लेंगे, ब्लोइंग, ड्राइंग एंड प्रेसिंग ग्लास एंड कास्टिंग। फिर बात करते हैं कौन-कौन से टेस्ट होते हैं ग्लास के। इम्पोर्टेंट है ये, पाउडर ग्लास टेस्ट एंड वाटर अटैक टेस्ट, 2 टेस्ट होता है, ठीक है? पाउडर ग्लास टेस्ट जो होता है वो 3, जो 3 हम लोग ग्लास बताए थे, टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसको याद करने का यही तरीका है, वाटर अटैक टेस्ट याद कर लो, टाइप 2 के लिए होता है, बाकी जो होता है वो पाउडर ग्लास टेस्ट के लिए होता है, ठीक है? टाइप 2 में वाटर अटैक टेस्ट एंड बाकी जो होगा पाउडर ग्लास टेस्ट, 1, 3, 4 जो है पाउडर ग्लास टेस्ट में होगा। ओवरव्यू करते ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के पर्पज़ के लिए। पाउडर ग्लास टेस्ट में क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है, ग्लास को हम लोग ब्रेक करेंगे पाउडर फॉर्म में, तो व्हाट, पाउडर फॉर्म में ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या, देखो, मेक ए पाउडर फॉर्म, रिमूव द आयरन कंटेंट, जो भी जिस से भी हम लोग ब्रेक किए हैं तो उसका आयरन कंटेंट हो सके तो पाउडर ग्लास के मिक्सचर में आ गया हो तो उसको रिमूव आउट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद क्या करते हैं, इसको ट्रीट करेंगे हम लोग H2SO4 से, जो कि एसिड है। तो H2SO4 से ट्रीट इसलिए करते हैं, जो अल्कली मटेरियल्स होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो उसको हम लोग को न्यूट्रलाइज़ करना है। तो न्यूट्रलाइज़ करना है किसी चीज़ को, अगर ये एसिड से न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इससे पता कर सकते हैं कि कितना हम लोग को एसिड लगा न्यूट्रलाइज़ करने में। मतलब जो भी ये प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है? तो इस ग्लास का जो प्रिपरेशन है, इसमें अगर एसिड डालते हैं, तो कितना अमाउंट हम लोग का एसिड लगा, ठीक है? जो अल्कली मटेरियल को न्यूट्रलाइज़ करने में, तो वो हम लोग को बता देगा कि हम लोग को जो आपके ग्लास में इतना अल्कली मटेरियल जो होता है वो लीच आउट हो रहा है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो ग्लास है उसमें लीचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो उसको टेस्टिंग से हम लोग सुधार लेंगे, उसको केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। केमिकल रेजिस्टेंस जो कि हम लोग बताए थे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की मदद से हम लोग केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं, अलग-अलग तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके हम लोग ग्लास को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? कि केमिकल रिएक्शन कॉज़ ना करे। तो मेन पर्पस ये है कि पाउडर ग्लास टेस्ट में हम लोग को देखना है कि कितना कंटेंट H2SO4 का यूज़ हुआ अल्कली मटेरियल को न्यूट्रलाइज़ करने में, तो ये होता है पाउडर ग्लास टेस्ट। जो ये तो आपका पाउडर ग्लास टेस्ट हो गया। फिर आते हैं वाटर अटैक टेस्ट, सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें बस हम लोग ग्लास को पाउडर फॉर्म में कर दे रहे थे, इसमें डायरेक्ट है। देखो, द ग्लास कंटेनर इज फिल्ड विद द प्यूरिफाइड वाटर, ग्लास का कंटेनर लिए, इसके अंदर वाटर, प्यूरिफाइड वाटर हम फिल कर दिए। मान लो एक शीशे का ग्लास है, ठीक है? इसके अंदर वाटर फिल कर दिए। वाटर फिल करने के बाद क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे। मतलब टेम्परेचर कैसे देंगे, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव जानते हैं आप लोग, क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं ऑटोक्लेव में, ठीक है? तो ऑटोक्लेव में उसको जाके मैंने हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, उसको हम लोग निकाला एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग निकालेंगे उसको। स्पेसिफिक टाइम पे निकालने के बाद जो वाटर हम लोगों ने फिल किया उसको निकाल देंगे, ठीक है? कंटेनर को खाली कर देंगे। कंटेनर को खाली किया, वाटर निकाल लिया, फिर वही चीज़, सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। कंटेनर को खाली करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे। यहाँ भी टाइट्रेशन किया हमने H2SO4 का ट्रीटमेंट लगा के, यहाँ भी टाइट्रेशन करेंगे। सेम वही प्रोसेस है कि कितना एसिड का इस्तेमाल किया हम लोग, कितना हम लोग को एसिड यूज़ करना पड़ा इसके मटेरियल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, अल्कली मटेरियल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कितना हम लोग को एसिड लगा। तो यही आता है आपका वाटर अटैक टेस्ट एंड पाउडर ग्लास टेस्ट। ये ओवरव्यू, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका, याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना अपने इन्फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है? बाकी मैंने बता रही है कि टेस्ट में क्या है, पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट, ठीक है बच्चों? ये पूरा जितना था ना, मेरे तरफ से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर एक चीज़ प्रॉपर वे में नोट्स है, ठीक है? नोट्स है, इसके जितने टेस्ट थे वो भी बता दिए मैंने। कोई भी कॉपी नहीं है, ठीक है बच्चों? जितने बुक से मैंने पढ़ सकता था मैं पढ़ा। ये जितना कंटेंट लाया, ये सब बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इतना पढ़ लोगे तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आने वाला है। बाकी इसकी एमसीक्यू की बात करें, तो मैं जल्दी ही इसका एमसीक्यू लेके आऊँगा बच्चों। ये क्लास मेरे तरफ से खत्म।
प्लास्टिक बचा है, रबर बचा है, फाइबरस मटेरियल बचा है। वो प्लास्टिक जो है और रबर जो है वो इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों? आई होप बच्चों मुझे वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है? आगे भी ये वीडियो आती रहेगी, 2 लेक्चर और पढ़ेंगे, आपका पैकेजिंग मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी है वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों? थैंक यू।